जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमको दो चीजें पढ़नी है। पहला मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हमने कहा था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। अभी तक जो हमने पोर्शन पढ़ा है वहां पर हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। लेकिन अब हम ये पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें मैंने कोई करंट फ्लो कराई है आई, तो अगर इससे थीटा एंगल पर यानी कि करंट से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है हमको ये बतानी है। यानी कि हमको ये पता है कि जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा हमें ये फाइंड करना है। तो ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? तो ये हम फाइंड करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए जरा यहाँ पर हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ का यूज समझते हैं कि कैसे हम बायो-सेवर्ट लॉ की मदद से किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पर मैंने कोई एक करंट एलिमेंट कंसीडर किया जिसका नाम मैंने दिया डीएल। अब जो करंट एलिमेंट है उसमें मैंने जो डायरेक्शन कंसीडर की है वो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में मैंने करंट एलिमेंट की भी डायरेक्शन कंसीडर कर ली। तो डीएल हमारे पास क्या है, तो मैंने यहां पर लिख दिया ये हमारा करंट एलिमेंट है, ठीक है ना। तो करंट एलिमेंट हमारे पास डीएल है और इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है। अगर इस आर डिस्टेंस की बात करें तो ये जो R है ये हमको P की रिस्पेक्ट में इस करंट एलिमेंट से पोजीशन के बारे में बता रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये R क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर है जो इस कंडक्टर से या इस करंट एलिमेंट से P पॉइंट की डिस्टेंस हमको डायरेक्ट कर रहा है, बता रहा है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ये जो हमारे पास करंट एलिमेंट आया है डीएल जो हमने कंसीडर किया है, इसकी वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्मॉल अमाउंट ऑफ, अगर मैंने करंट एलिमेंट कंसीडर किया है तो जाहिर सी बात है स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। यानी कि इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी dB, और ये हम फाइंड करते हैं किससे? बायो-सेवर्ट लॉ से। लेकिन जरा आइए देखते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ यानी कि जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है dB वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? करंट के। क्या मतलब है? आपने पिछले वाले टॉपिक्स में पढ़ा है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर जितने ज्यादा अमाउंट का मैं करंट फ्लो कराऊंगा उतना ही ज्यादा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर कम अमाउंट का करंट होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अच्छा एक बात और, ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है मैं जितना इसके पास जाता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वैसे वैसे धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो यहां पर ओवरऑल यहां पर जो मैंने बताया आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इस करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के, यानी जितने ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा कौन सा फैक्टर है? तो यहां पर मैंने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास dl के, ठीक है ना। यानी कि जो यहां पर ये जो करंट एलिमेंट मैंने डीएल कंसीडर किया है, भाई देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरा वायर इतना बड़ा है तो उससे प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ अलग होगी। अगर मैं इतना बड़ा वायर ले लेता हूं तो इससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग होगी। तो यहां पर मैंने क्या कंसीडर किया है? यहां पर तो मैंने करंट एलिमेंट डीएल कंसीडर किया है। इसका मतलब ये छोटा सा जो मेरे पास करंट एलिमेंट है इससे जो प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी बहुत स्मॉल होगी। अगर छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी होगी। अगर ये डीएल लेंथ में ज्यादा बड़ी लेता तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होती। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट एलिमेंट डीएल के। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें कि कौन सा वो फैक्टर है, तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि इस करंट कैरिंग वायर से जो आर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब यह है कि भाई देखिए जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड
कम होती जाएगी और जैसे जैसे हम पास आते जाएंगे यानी कि आर की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे कम होगी इस वायर से वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी। भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है? जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास ये कोई पॉइंट है ए और इस पॉइंट से मैं जितनी ज्यादा दूर होता जाऊंगा उतना ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं पास आता जाऊंगा वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर मैंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पर डिपेंड करती है? यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। फिर आते हैं एक फैक्टर और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर ये पॉइंट P मैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर यहां कहीं कंसीडर कर लूं तो आपको पता है कि जो करंट की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड तो यहां मिलेगी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां हो रही थी भाई? जो करंट कैरिंग कंडक्टर था इसके चारों तरफ होगी यानी परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में या इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं कहूं कि यहां पर ये जो थीटा है इस पॉइंट को मैं उठा के यहां कर दूं तो यहां पर थीटा कितना होगा भाई? 0 होगा। और अगर थीटा 0 होगा तो हमने पढ़ रखा है पहले कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी? 0 होगी। अगर इसी तरीके से मैं ये वाला पॉइंट यहां कहीं कंसीडर कर लूं यानी कि जो थीटा हो वो कितना हो? 180 डिग्री अगर मान लो तो भी उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो कितना होगा भाई? 0 होगा। ऐसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ रखा है। इसका मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की तो मुझे इस पॉइंट को कहां रखना होगा? इस करंट कैरिंग कंडक्टर से परपेंडिकुलर रखना होगा यानी कि थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। देखिए यहां पर ये साइन थीटा मैंने इसलिए कहा है, यहां पे मैं कॉस टेन कुछ भी कर सकता था लेकिन साइन ही इसलिए किया है कि देखिए यहां पर अगर मैं थीटा 0 रखूं या थीटा 180 रखता हूं तो उस केस में जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स है वो भी 0। अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर रखूंगा तो परपेंडिकुलर रखने पर यहां देखिए हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स इस पे मिलेगा यानी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर करेगा कि 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू हो और 0 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू हो? तो ये सिर्फ साइन थीटा ही कर सकता है, क्योंकि साइन थीटा की 0 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। तो इसीलिए मैंने यहां पर साइन थीटा को कंसीडर किया है। अब अगर यहां पर इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो जो इक्वेशन बनेगा वो होगा dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डी आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल अगर हम रिमूव करते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट टर्म आएगा जो कि होगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये आइडियल साइन थीटा तो हमारा रहेगा ही एज इट इज अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई? मैग्नेटिक फील्ड आ गई। किस पर? पॉइंट P पर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और इसी इक्वेशन को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? बायो-सेवर्ट्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? ये एक मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसी तरीके से यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है ये वैल्यू है किसकी? मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है जो कि है 10 की पावर -7। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो एक फिक्स वैल्यू है जो कि है 10 टू द पावर -7 के बराबर। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब कि इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो ये होगा dB इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यानी मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो एज इट इज रहेगा। यहां पर देखिए जो I है ये तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है और यहां पर इसको साइन थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी कि मुझे इसे क्या करना होगा? एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या होगी? R यूनिट वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर ये हो जाएगा R क्यूब। तो ये इसका हो गया बायो-सेवर्ट्स लॉ का क्या? वेक्टर फॉर्म। ऐसा मैंने क्यों कर दिया? यहां पर R क्यूब क्यों कर दिया? क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर जिसका है वो और उसका मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है।
इसी फॉर्म में हम लोग यूनिट वेक्टर को लिखते हैं। तो मैंने यहां पर इस r को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया और ये वाला जो मैग्नीट्यूड r है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए क्या हो गया, r³ हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो बायो-सेवर्ट्स लॉ है उसका जो इक्वेशन आया है μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इस इक्वेशन की हेल्प से इस पॉइंट P पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी मैंने क्या किया, यहां पर करंट एलिमेंट डीएल की वजह से सिर्फ फाइंड किया है। अगर मान लेते कि इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, L है, तो मुझे टोटल वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये फाइंड आउट करना था। तो मैं क्या करता, यहां पर डीएल का क्या कर देता, इंटीग्रेशन कर देता, मेरे पास आ जाता कि इस पूरी वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक बात और, यहां पर हमको ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो एकदम सिंपल सी बात है, हमने ये राइट हैंड थंब रूल से पढ़ा है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन में, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में इस कंडक्टर में दिख रहा है, मैं अपने थंब को डायरेक्ट करूं तो जिधर भी मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा, यानी कि इस P पॉइंट पर अगर बात की जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर इधर इस वायर के इधर मैं बात करता तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये है हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हमारा इसका एक एप्लीकेशन भी है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।